नमस्ते। आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी फिलॉसफी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। रोंडा बर्न की द सीक्रेट। अब ध्यान रहे, ये कोई प्रमाणित विज्ञान नहीं है, बल्कि एक ऐसा नजरिया है जिसने करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचा है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर इस किताब के पन्नों में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास और चर्चित बनाता है। शुरुआत ही एक बहुत ही चौंकाने वाले दावे से होती है। स्रोत के मुताबिक दुनिया की कुल संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल 1% लोगों के पास है। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है? किताब का तर्क है कि बिल्कुल नहीं। ये दावा किया गया है कि इस 1% एलीट ग्रुप के पास एक महान रहस्य यानी एक ग्रेट सीक्रेट की जानकारी है, और इसी वजह से वे इतनी दौलत और कामयाबी हासिल कर पाते हैं। और दिलचस्प बात तो यह है कि यह रहस्य कोई नई बात नहीं है। किताब के अनुसार इतिहास के कई महान लोगों को इस रहस्य का ज्ञान था। जरा सोचिए, गौतम बुद्ध और विलियम शेक्सपियर से लेकर एल्बर्ट आइंस्टीन तक, इन सभी ऐतिहासिक हस्तियों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में बिल्कुल इसी रहस्य का इस्तेमाल किया था। ये बात इस पूरी फिलॉसफी को और भी रहस्यमयी बना देती है ना? तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। भाग 1, महान रहस्य का खुलासा, सोच में बदलाव। इस महान रहस्य को नाम दिया गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा प्रस्तावित यूनिवर्सल नियम है जो मानता है कि इंसान की सोच बिल्कुल एक असली चुंबक की तरह काम करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि दिमाग में आने वाले विचार, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, उसी तरह की परिस्थितियों को हमारी असल जिंदगी में खींच लाते हैं। मतलब हमारे विचार ही हकीकत बन जाते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि किताब इस नियम को गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और अचूक बताती है। जरा इस तुलना को देखिए। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम इस बात से कोई भेदभाव नहीं करता कि इमारत से गिरने वाला इंसान अच्छा है या बुरा, बिल्कुल वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस बात की परवाह नहीं करता कि विचार सकारात्मक हैं या नकारात्मक। जो सोचा जाता है वही असलियत बनकर सामने आता है, एकदम निष्पक्ष तरीके से। भाग 2, 3 कदम की प्रक्रिया, मानसिकता की रूपरेखा। इस फिलॉसफी को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए एक खास तरीका बताया गया है, जिसमें 3 अहम कदम हैं: मांगें, विश्वास करें और प्राप्त करें। इसे समझने के लिए एक कैटलॉग से सामान ऑर्डर करने के रूपक का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले ब्रह्मांड से साफ साफ मांगना होता है कि हमें क्या चाहिए, फिर उस अदृश्य चीज पर अटूट विश्वास करना होता है कि वो मिल चुकी है, और अंत में सकारात्मक भावनाओं के जरिए खुद की फ्रीक्वेंसी को उस चीज के साथ अलाइन करना होता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। ये हेडलाइट्स वाला रूपक एकदम सटीक है। रात के अंधेरे में गाड़ी चलाने की कल्पना करें। हेडलाइट्स की रोशनी सिर्फ अगले 200 फीट तक जाती है, लेकिन उसी रोशनी के भरोसे पूरी लंबी यात्रा तय की जा सकती है। इसी तरह किताब कहती है कि मंजिल तक का पूरा रास्ता पहले से देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने एकदम अगले कदम पर भरोसा करना होता है। भाग 3, मानसिक चित्रण यानी विजुअलाइजेशन की शक्ति। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इसमें जॉन असराफ की अनोखी कहानी का जिक्र है। कहानी के मुताबिक कई सालों बाद जॉन के बेटे को एक पुराना विजन बोर्ड मिला, और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस बोर्ड पर जिस घर की तस्वीर लगी थी, जॉन का परिवार अनजाने में बिल्कुल वही घर खरीद कर उसमें रह रहा था। विजुअलाइजेशन की शक्ति को दर्शाने के लिए स्रोत में इसे एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण के रूप में पेश किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे विकसित होता है। भाग 4, संपत्ति, स्वास्थ्य और रिश्ते। स्रोत इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता है कि हमारी सोच में एक बड़ा बदलाव आना कितना जरूरी है। अक्सर हमारा ध्यान अनचाही चीजों पर अटका रहता है, जैसे कर्ज, बीमारी या अकेलापन। लेकिन इस फिलॉसफी के मुताबिक हमें अपना ध्यान इन संघर्षों से पूरी तरह हटाकर केवल उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए जो हम असल में चाहते हैं, जैसे प्रचुरता, एकदम बेहतरीन स्वास्थ्य और एक सही जीवन साथी। पैसे और रिश्तों के मामले में यहाँ कुछ बहुत ही व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं, जैसे मैं इसे खरीद नहीं सकता जैसी बातों को बदलकर मैं इसे खरीद सकता हूँ कहना शुरू करना चाहिए। रिश्तों की बात करें तो अपना आत्मसम्मान बढ़ाना और दूसरों की कमजोरियों की जगह केवल उनकी खूबियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी बताया गया है। माना जाता है कि ये सकारात्मक बदलाव एक सिग्नल का काम करते हैं जो बेहतर आर्थिक हालात और सम्मानजनक पार्टनर्स को हमारी तरफ आकर्षित करते हैं।
स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो स्रोत अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझाने के लिए प्लेसिबो इफेक्ट का उदाहरण देता है। प्लेसिबो एक तरह की नकली दवा होती है, लेकिन जब मरीज ये पक्का मान लेता है कि वो असली दवा खा रहा है तो शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगता है। किताब इस बात को एकदम निष्पक्ष रूप से पेश करती है कि शारीरिक सेहत के लिए हमारे अवचेतन मन की ये अद्भुत शक्ति सबसे अहम कारकों में से एक है। भाग 5, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन को आकार देना। अपनी मानसिकता को प्रचुरता और सद्भाव की तरफ मोड़ने के लिए किताब कुछ अफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथनों का सुझाव देती है, जैसे मुझे हर अच्छी चीज़ मिल रही है, मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, मैं बहुत शानदार महसूस कर रहा हूँ, या मैं दौलत का चुंबक हूँ। स्रोत का ये मानना है कि इन वाक्यों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करने से पुरानी नकारात्मक सोच को पूरी तरह से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। और इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक खास समय सीमा भी सुझाई गई है, 21 दिन। इस दर्शन शास्त्र का दावा है कि अगर इन सकारात्मक बातों को लगातार 21 दिनों तक दोहराया जाए तो दिमाग की एक नई और पक्की आदत बन जाती है। और यही वो मानसिक आदत है जिसे असल जिंदगी में मनचाहे नतीजे देखने के लिए बेहद जरूरी माना गया है। इस पूरे स्रोत को बारीकी से समझने के बाद ये अंतिम स्लाइड एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छोड़ जाती है। आज दिमाग में चल रहे वो सबसे प्रभावी विचार कौन से हैं जो आने वाले कल को आकार दे रहे हैं? क्या वे विचार वही भविष्य बना रहे हैं जिसकी असल में कामना की जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो मानव मन की असीम संभावनाओं पर विचार करने की प्रेरणा देता है और शायद हमें खुद के विचारों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है।